Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि ऑक्सो एसिड्स का बेसिकली मीन यहाँ पे क्या है कि बेटा ऑक्सो जो वर्ड है वो आपकी ऑक्सीजन को रिलेट करता है, राइट। और एसिड्स तो आपको पता है जो यहाँ पे एक्चुअली जो हम एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे हमारी एसिड्स की थ्योरी जो होती है अरेनियस थ्योरी होती है, लेविस थ्योरी होती है एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ दी अरेनियस एसिड, ठीक है। उस थ्योरी को लेके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो H प्लस आयन के जिनको बेटा हम जनरली अगर मैं बोलता हूँ तो आपके जो जनरल एसिड अगर आपको डिफाइन करते हैं तो जहाँ पे आपके हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ये जो कैटेगरी है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके अलावा आपके कुछ अदर एसिड्स जैसे हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, जैसे HCl हो गया आपका, ठीक है, जैसे आपका HBr हो गया, ठीक है, HI हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एसिड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। आप देख सकते हो इनको हम ऐसा क्यों, क्योंकि इनके पास आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता, बाकी हाइड्रोजन तो है ही और आपके बाकी आपके नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ भी H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, एस्टिक हाइड्रोजन, वहाँ भी H प्लस आयन रिलीज होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं आपके वो जनरली बेटा आपके होते हैं 6, ठीक है, 6 ऑक्सो एसिड्स। इन 6 ऑक्सो एसिड्स में से हमारे सिलेबस जो जेई मेंस एंड नीट का सिलेबस है उसके रिस्पेक्ट में बच्चों हमारे लिए 2 एसिड इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है आपके पास HNO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, नाइट्रस। अब समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे बात करेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। वैसे भी प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में बेसिक जब मैं इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे आपको बताया है। तो सेकेंड आपका जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ दी HNO3। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक, मतलब इसकी जो सफिक्स आएगा लास्ट टाइम एक आएगा यहाँ पे अस आता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है NO3-1 और निकालोगे तो आपका x प्लस 3 इंटू -2 -6 इजक्वल टू -1, ये -6 इधर जाएगा तो x इजक्वल टू आपको मिल जाएगा +5। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन बच्चों आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली का +5। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इसको हम लोग ऑर्थोइक एसिड के नाम से भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपका NO2-1 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा ये -1 इधर, -2 इंटू -2 -4 हो जाएगा तो +4। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 3। इसका मतलब है +3 मिलने का मतलब है कि हाईएस्ट आपका +5, +5 से आपको कम मिलेगा, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से जो आपको कम ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे हैं तो उसको बेटा हम लोग डालते हैं अस कैटेगरी में, ठीक है। उसके सफिक्स में आपका अस जोड़ा जाएगा, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जिसमें सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे HNO, या फिर इसको हम बोलते हैं H2N2O2, ठीक है। इसका जो नाम क्या होगा दिस इज कॉल्ड, वैसे आपको पता है अस तो लास्ट में आएगा ही, बट इसका नाम रहेगा बच्चों हाइपो नाइट्रस एसिड, हाइपो नाइट्रस एसिड। एंड ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा नाइट्रोजन का वो होगा यहाँ पे आपका +1। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड। सेकेंड बच्चों हम ले रहे हैं यहाँ पे सपोज H2N2O4, ठीक है, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वही हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम बच्चों होगा, इसका एसिड का ऑक्सी एसिड का नाम होगा दिस इज ए हाइड्रोनाइट्रस एसिड, हाइड्रोनाइट्रस एसिड। और यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2। और इसका एक नाम और होता है, एक नाम और कॉल करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोक्सिलिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इससे भी इसको हम लोग कॉल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एसिड, दिस इज दी पर नाइट्रस एसिड,
तो पर नाइट्रस एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, HO2 इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, दिस इज दी +3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फोर्थ एसिड, इट इज HNO4 की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड पर नाइट्रिक एसिड, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों होता है कितना, +5। ठीक है, +5 यहाँ पे आपको मिलेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल जो एसिड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें से आपका फर्स्ट एसिड जो इम्पोर्टेंट है वो HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड। HNO3 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट सेकंड के बारे में। फिर इसके बाद बाकी के आपके बचे हुए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट इज हाइपोनाइट्रस एसिड, नेक्स्ट इज हाइड्रोनाइट्रस एसिड, जिसको बेटा हम लोग नाइट्रोक्सिलिक एसिड के नाम से भी कॉल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं, अगर आपको क्वेश्चन में उसने ये नेम लिख के दे दिए इन एसिड्स के, ऑक्सी एसिड्स के, तो फिर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिजाइन करना होगा, और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोक्सिलिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, या फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, या फिर उसका हाइड्रेशन पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, बाकी लोन पेयर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर सकता है ना, बॉन्डिंग वगैरह भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है कि अगर आपको नाइट्रोक्सिलिक एसिड उसने क्वेश्चन में दे दिया है, उसने सपोज पर नाइट्रस एसिड दे दिया, तो फिर आपको जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर आप कैसे निकाल पाओगे, तो इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज पर नाइट्रस एसिड एंड लास्ट इज पर नाइट्रिक एसिड। क्लियर, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट नाइट्रस एसिड के ऊपर। फर्स्ट आपका होगा नाइट्रस एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है HNO2। अभी इसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, वो सब लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपका जो HNO2 है बच्चों, इट इज़ एक्चुअली अनस्टेबल। ठीक है, ये आपका अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, रीज़न तो बहुत सिंपल है। मैं पहले आपको बताऊँ कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 इंटू माइनस, आपका इधर -4 इधर आपका +4, +4 -1 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बेटा ये जो +3 वाला है ये कहाँ जाना चाहेगा, +5 की तरफ जाना चाहेगा। भाई स्टेबल कहाँ बच्चों होगा, नाइट्रोजन स्टेबल कहाँ होगा, +5 में। तो ये +3 से +5 की तरफ जाना चाहेगा, मतलब ये आसानी से ऑक्सीडेशन को नेचुरली सपोर्ट करेगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या ये मॉलिक्यूल्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में स्टेबल होगा, नहीं। ये जो मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो आपका अनस्टेबल रहता है, और अनस्टेबल रहने के साथ साथ जब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मॉलिक्यूल्स क्या सॉलिड स्टेट में कभी एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ बच्चों आपको एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन फेज में। ठीक है, सॉल्यूशन फेज में आपको देखने को ये मॉलिक्यूल्स मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी हम प्रिपरेशन की। तो जैसे मैंने बताया कि +3 से +5 की तरफ जाएगा, जब जाएगा तो आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा, तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करेगा। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से भी कहीं करेगा, तो कैसे करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो देखो इसमें प्रिपरेशन में आपको सिंपल सा पॉइंट याद क्या रखना है कि जो भी हमारे मिनरल एसिड हैं, मिनरल एसिड्स, ठीक है, उनके साथ आपको क्या कराना है, जो हमारे नाइट्राइड्स होते हैं, NITRITS, नाइट्राइड्स के साथ आपको रिएक्शन करानी है विद मिनरल एसिड। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो HNO2 ही आपका फॉर्म, जैसे हम बात कर रहे हैं NaNO2, इट इज़ नाइट्राइड्स प्लस मिनरल एसिड बच्चों ले लेते हैं सपोज H2SO4। तो व्हाट इज़ द आंसर, बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे। यहाँ से मिलेगा आपको सोडियम प्लस आयन, तो सोडियम प्लस बच्चों यहाँ का सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो क्या मिलेगा Na2SO4 मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आपको मिल जाएगा HNO2, भाई हाइड्रोजन यहाँ से, NO2 यहाँ से, तो HNO2 आपको मिल जाएगा। बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका Na2 आपका यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, और ये आपका HNO2 यहाँ पे 2 मोल्स आपको देखने को मिलेगा। इसी एक रिएक्शन और आप प्रैक्टिस में कर सकते हो, लाइक मैं ले लेता हूँ सपोज KNO2, इसके साथ फॉलो कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे मिनरल एसिड एक HCl, तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे पोटेशियम प्लस जाएगा बच्चों Cl- के साथ, और H प्लस आएगा NO2 के साथ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा तो KCl सॉल्ट मिलेगा, बाकी आपको मिल जाएगा HNO2। समझ में आ गया। तो पहली तो आपकी स्टेप हुई प्रिपरेशन की, सिंपल सी। सेकंड हम बात करते हैं
अगर यहाँ पे आपके पास H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है, और ये H2SO4 की थोड़ा नेचर ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज़ आइस कोल्ड, ठीक है। आइस कोल्ड H2SO4 को अगर बेटा आप फॉलो करते हो बेरियम नाइट्राइट के साथ, मतलब ये हो जाएगा BaNO2 ट्वाइस, इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो भी आपको आंसर यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। देखो बेटा यहाँ से आपका जो बेरियम है वो जाएगा बच्चों सल्फेट के साथ, तो पहला तो आंसर मिलेगा आपको BaSO4 मिल जाएगा ना। कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से, तो BaSO4 एक्चुअली ये आपका इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है, इंसॉल्युबल सॉल्ट होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ से बाद में आपको मिलेगा H, यहाँ से NO2 यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा HNO2, और इसको बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस करने पे यहाँ पे ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ HNO2 देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये 2 स्टेप हुई प्रिपरेशन की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप में देखो बच्चों क्या है कि आप N2, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, N2O3 के साथ मैंने डिस्कस किया था जब मैं आपके से ऑक्साइड पढ़ा रहा था वाटर मॉलिक्यूल्स। तो N2O3 का जो हाइड्रोलिसिस कराया था अगर आपको याद होगा, तो यहाँ से क्या मिलता है, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊँ तो H2 मिलेगा हाइड्रोजन से, ऊपर से N2 मिलेगा, 3 ऑप्शन ऊपर से 1 नीचे से, तो मतलब आपका O4 हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ HNO2। अरे मिला कि नहीं मिला। तो इस तरीके से मतलब N2O3 का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब डिजोल्व करोगे N2O3 को वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो भी आपको HNO2 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम अमोनिया के साथ पेरोक्साइड लेके आते हैं H2O2, तो अमोनिया के साथ अगर आप पेरोक्साइड लेके आओगे, पेरोक्साइड के बच्चों यहाँ पे 3 मोल्स आपको लाने पड़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनता है, आपको देखिए कुछ सिंपल सा प्रोसेस बताऊँ मैं क्या, कि H2O2 बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में आपको दिखेगा, और ये आपको पता है ये बेटा एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। तो नेसेंट ऑक्सीजन जाएगा बच्चों अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ अगर नेसेंट ऑक्सीजन जा रहा है और लिमिटेड सप्लाई में रहेगा तो फिर यहाँ से मिल जाता है HNO2, और यही अगर नेसेंट ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई में होगा तो HNO2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और चेंज किस में हो जाएगा, HNO3 के अंदर। क्या आपको बात समझ में आ रही है। मेरे को क्या चाहिए, HNO2 चाहिए, तो आप लिमिटेड सप्लाई कराओ नेसेंट ऑक्सीजन की, तो यहाँ से आपको बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहा है तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट टाइम आपको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आया बच्चों, जो H2O2 डिसोशिएट होता है उसका ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। बाकी अमोनिया के साथ नेसेंट ऑक्सीजन, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अमोनिया के साथ नेसेंट ऑक्सीजन आता है तो ये बटा अमोनिया आपका ऑक्सीडाइज होकर बच्चों चेंज हो जाता है HNO2 के अंदर। अगर एक्सिस में नेसेंट ऑक्सीजन होगा तो फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो रिएक्शन रुकेगी जाके बच्चों HNO3 के पास। समझ में आ गया, इजी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ तो प्रिपरेशन आपको पूरी समझ में आ गई है, बेटा कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वो ठीक है, लेकिन अब अगर आपसे बोलता कि अमोनिया को H2 में रट लो, इसे याद कर लो HNO2 प्लस वाटर, तो समझ में आपको नहीं आता, आप 2-3 बार समझते हैं फिर उसे भूल जाते हैं 2-3-4 दिन बाद। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो कि H2O2 डिसोशिएट किस में होगा, वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगा अमोनिया के साथ तो बनाएगा HNO2। बाकी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपका HNO3 में चेंज हो जाएगा। आपको चाहिए HNO2 तो लिमिटेड सप्लाई करा दो। बाकी आपको वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम H2O2, हो गया सिंपल सा। नाउ कम्स प्रॉपर्टीज़। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो HNO2 है, जैसे हम लोग कलर वगैरह देखने वाले हैं, HNO2 अगर आपके एक्वस में होगा तो ये बच्चों मिलता है, इसका जो कलर है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेल ब्लू कलर आपको लिक्विड मिलेगा। कैसे बच्चों, पेल ब्लू कलर आपको लिक्विड मिलेगा। अभी इसमें क्वेश्चन है कि ये जो पेल ब्लू जो कलर है, ये जो ब्लू कलर आ रहा है, इसके पीछे आपका रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न बच्चों सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ब्लू कलर के पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ N2O3, N2O3 की प्रेजेंस की वजह से ही, क्योंकि इसका कलर आपका ही डिफाइन करता है, इसकी प्रेजेंस की वजह से बच्चों जो ब्लू कलर की रिस्पॉन्स, जो ब्लू कलर यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ HNO2 के साथ, अगर एक्वस में रहेगा तो पता है ना, एक्वस का मतलब ही है कि N2O3 का एक्वस करा हुआ तो H2 आपको मिलेगा, HNO2 आपको मिल जाएगा नाइट्रस एसिड। तो कभी क्वेश्चन आता है तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है थ्योरेटिकल में, बिकॉज जब N2O3 HNO2 इन एक्वस मीडियम हैविंग द ब्लू कलर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कंडीशन की सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
क्या ये आपका वीक एसिड है? डेफिनेटली ये आपका वीक एसिड ही है, क्योंकि इसकी जो के वैल्यू है ना, के वैल्यू की बात करते हैं तो वो बेटा आती है 4.5 इंटू 10⁻⁻5, है ना। तो ये आपको देख सकते हो -5 में है तो काफ़ी कम वैल्यू, ऑब्वियसली बेटा आपका ये कैसा होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। और अगर मैं इसी HNO2 को अगर बच्चों में लेके आता हूँ एल्कलीज के साथ, ठीक है, लाइक NaOH, अगर एल्कलीज के साथ मिक्स करता हूँ तो बच्चों यहाँ से आपका क्या फॉर्म होता है, नाइट्राइड्स, ठीक है, नाइट्राइड्स का ये फॉर्मेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो HNO2 के साथ एल्कलीज आएगा तो क्या फॉर्म करेगा, नाइट्राइड का ये फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप रिएक्शन को देख रहे हैं तो रिएक्शन भी आपको मैं बताता हूँ, ध्यान दो। जैसे HNO2 के साथ एल्कली लेते हैं सपोज KOH, ठीक है। अब दो ध्यान से आंसर क्या बने वाला है, यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा वो इम्पोर्टेंट क्या होगा कि आप ध्यान दो, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये आपका एसिड बेस रिएक्शन जाएगा तो ये आपको एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, बाकी आपको क्या मिलेगा, KNO2 आपको मिल जाएगा। तो KNO2 इज ए पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों जिसमें हम बात करते हैं इसके ऑटो ऑक्सीडेशन की, ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसको हम लोग सेल्फ ऑक्सीडेशन के नाम से भी कॉल करते हैं। ऑटो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो ये आपको मैंने पहले बताया कि ये जो एसिड हमारा काफ़ी अनस्टेबल है तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन में आराम से मूव कर रहता है इवन इन कोल्ड कंडीशन। तो ये जो आपका HNO2 है इसके जो 2 मोल्स यहाँ से 3 मोल्स आपके रहेंगे तो ये बेटा आपके ऑटो ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना, 2 मोल्स ऑफ NO नाइट्रो ऑक्साइड प्लस बच्चों यहाँ से ये HNO3 बन जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो आता है +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका +5 है, और यहाँ पे निकालेंगे तो आपको मिलेगा +2 मिलेगा। तो इसका मतलब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि जो +3 है ये आपका चेंज हो रहा है +2 में, मतलब आपका रिडक्शन हो रहा है, +5 में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब जो HNO2 है, अगर ध्यान रखना है HNO2 जो इसलिए मैं बोल रहा था कि HNO2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है +3, तो +3 से +5 में भी जाता है इजीली स्टेबल होने के लिए। तो उसमें फिर ये कैसे एक्ट करेगा बच्चों, फिर आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन जब +3 से ये +2 में जाएगा तो मतलब आपका रिडक्शन होगा, तो फिर बच्चों एक्ट करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो HNO2 है वो बेटा आपका रिड्यूस होकर NO में जाएगा और आपका ऑक्सीडाइज होकर HNO3 में कन्वर्ट होता है, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देगा। इतना आपको समझ में आ गया, कीप इन माइंड NO + HNO3 इसमें आपका ये कन्वर्ट करेगा, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ में हीट को लेके। अगर इस पर्टिकुलर एसिड को अगर मैं हीट कर देता हूँ तो बच्चों क्या फॉर्म होगा, 2 मोल्स ऑफ HNO2 को अगर आपको हीट करना है तो पता हीट करने से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स तो पहले बाहर चला जाएगा, लिक्विड है आपका, एंट्रोपी हाई होगी, आसानी से बाहर जाएगा। वाटर जैसे बाहर जाएगा, आपको पता नहीं इजी ट्रिक क्या थी, N2O3 के साथ वाटर डाला था तो HNO2 मिला था 2 मोल्स, तो सिर्फ क्या मिलेगा, N2O3 मिल जाएगा। और ये जो N2O3 है ये इक्विलिब्रियम बैठे, N2O3 भी अनस्टेबल ही होगा इस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर पे N2O3 बच्चों क्या करेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, किस क्या बेटा फॉर्म करेगा, NO + NO2। और बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि NO2 को हम हीट कर रहे हैं तो हीट सप्लाई करने पे वहाँ पे आपको ब्राउन फ्यूम्स मिलती हैं, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिलती है। तो ब्राउन फ्यूम्स का रिस्पॉन्सिबल जो होगा कंपाउंड वो NO ना होके NO2 होता है, ध्यान देना। तो NO2 का जो कलर है वो ब्राउन फ्यूम से डिफाइन करेगा। तो टोटल जो कंप्लीट रिएक्शन वो समझो, HNO2 से वाटर बाहर निकल के हीट करने पे तो यहाँ से आपको मिलेगा N2O3, ठीक है, आप इसे ऐसे लिख लो ना, H2N2O4 लिख लो, है ना, फिर वाटर निकाल दो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो वहाँ से N2O3 मिलेगा। अभी N2O3 भी बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हीट पे आपका अनस्टेबल होगा, तो फिर इक्विलिब्रियम डिफाइन करेगा NO + NO2 में। जो कलर रिस्पॉन्सिबल है वो NO तो कलरलेस रहता है, तो NO2 है उसके कलर की वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट कलर आपका रहता है ब्राउन। आपको समझ में आ गया, ये इजी बहुत ही अच्छी एक कॉन्सेप्ट है एक्शन ऑफ हीट को लेके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज 5 पे। नेक्स्ट जो बात है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बता चुका हूँ अभी आपको कि जब ये +3 से +2 में जा रहा है और इस तरीके से भी, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बिहेवियर के ऊपर। तो जो HNO2 है ये बच्चों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरीके से काम करता है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। कैसे वो देखो, 2 मोल्स ऑफ HNO2
ये बच्चों जब भी रिएक्शन करानी होगी इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर को लेके, तो ध्यान देना है कि यहाँ से वाटर प्लस 2 मोल्स ऑफ NO प्लस आपका नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो बिकॉज रिलीजिंग ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये बच्चों एक्ट करता है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरीके से, ठीक है। दिस नेसेंट ऑक्सीजन ये इसको बेटा बनाता है आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरीके से, ये काम करेगा। जैसे कुछ रिएक्शंस इसकी हैं, है ना, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे बच्चों हम लोग स्टेनस क्लोराइड ले लेते हैं। तो स्टेनस SN मतलब +2, आपने SN+2 को बोलते हैं ना स्टेनस, तो ले लेते हैं सपोज SnCl2, ठीक है। SnCl2 के साथ बच्चों मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ HNO2। अब थिंक करके बताओ यहाँ से आंसर क्या बनेगा, बताओ ज़रा। वैसे मैंने पूरा आपको प्रोसेस भी डिस्कस किया था जब मैंने KMnO4 K2Cr2 डिस्कस किया था, उसी तरीके से ये भी रिएक्शन आपके प्रोसीड होगी। हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर को लेके, ऑक्सीडाइजिंग नेचर को लेके। तो यहाँ से समझो आप, ये जो हमारा HNO2 है, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है एक तो NO मिलेगा जो भी हम लोगों ने देखा था, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, इसको भी लिख लो। प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। एक एक स्टेप को समझते हैं, ठीक है। तो NO के साथ तो कुछ होगा नहीं, वो तो आपका एज इट इज प्रोडक्ट में चला जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्लस एज इट इज आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट में। जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बच्चों क्या एक्चुअली में इससे रिएक्शन परफॉर्म करेगा, नहीं, ये नेसेंट ऑक्सीजन डायरेक्ट रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको नेसेंट ऑक्सीजन की स्टेप मैंने KMnO4 K2Cr2 डिस्कस करी थी कि जब इस तरीके से कंपाउंड आते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिस्पेक्टिव एसिड लाइक HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी आपका क्लोरीन है, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन है, क्लोराइड है, हम इस तरीके से लेते हैं। तो ये जो SN क्या करेगा, ये SN बच्चों आपका कन्वर्ट हो जाएगा SN+2 है, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +2 इसका, तो ये +4 में चला जाएगा, तो मतलब SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी पूरी स्टेप होती है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं करेगा, वो आपका इनडायरेक्ट वे में आपका यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म कराता है। फिर वहाँ से जो SnCl2 जो है उसके साथ हम HCl फॉलो कराएंगे, तो फिर आपका जो आंसर मिलेगा वो SnCl4 आपको मिल जाता है ना। ये स्टेप आपको समझनी है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल और दूँ। जैसे I-, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आयोडीन के अंदर। जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि अगर मैं HNO2 के साथ पोटेशियम आयोडाइड लेके आता हूँ एंड फॉलोइंग दी एसिडिक कंडीशन लाइक H2SO4, तो इसके मैकेनिज्म मैंने पहले ही डिस्कस किया हमको। तो क्या आंसर मिलेगा बच्चों, पोटेशियम जाएगा सल्फेट के साथ, तो पहला सॉल्ट मिलेगा K2SO4, प्लस आपको पता है कि HNO2 है तो यहाँ से आपको NO भी मिलेगा। NO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। प्लस आपका ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से एक्ट करेगा, तो मतलब ये जो I- यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1 है, ये चेंज हो जाएगा 0 के अंदर, मतलब ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। हो गया रिएक्शन कंप्लीट, सिंपल सा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, सल्फर पे -2 है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर मैं यहाँ पे HNO2 लेके आता हूँ तो आंसर बताओ क्या फॉर्म होगा। आपको पता है कि S-2 चेंज हो जाएगा सल्फर के अंदर 0 ऑक्सीडेशन में, और आपका जो HNO2 है उससे सीधा आंसर मिलेगा NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। इसी तरीके से कुछ और रिएक्शन की तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों बात करते हैं SO2 बच्चों चेंज किस में हो जाता है, SO4-2 के अंदर, जिसको हम लोग H2SO4 भी लिख लेते हैं, है ना। तो रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे HNO2 के साथ अगर आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आएगा तो आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, +4, और जो ऑक्सीजन फैमिली का आपका सल्फर है तो मतलब +6 में जाना चाहेगा, तो ये बच्चों आसानी से कन्वर्ट हो जाता है SO4-2 के अंदर। या फिर हम लोग बहुत बार इसे H2SO4 भी लिख लेते हैं, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन आता है बच्चों +6, है ना। 4 × 2 -2 हो जाएगा, -8 उधर जाएगा तो +8-2 मतलब +6 आपको देखने को मिलेगा। और बाकी का आपको यहाँ से क्या मिलेगा, NO मिल जाएगा, ठीक है। और लिटिल बिट अमाउंट आपको वाटर मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट हमारे सामने ये है SO4-2 एंड आपका NO। जैसे कुछ और भी रिएक्शन ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे Fe+2, है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 के अंदर। रिएक्शन देख लो, जैसे हम बात कर लेते हैं एक आयरन का सल्फेट FeSO4 ले लिया मैंने, फॉलोइंग दी HNO2 एंड एसिडिक कंडीशन लाइक H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको जो आंसर मिलेगा, एक तो देखो आयरन जाएगा बच्चों सल्फेट के साथ, तो एक तो मिलेगा Fe2, ये Fe+3 में, यहाँ पे क्या है +2 है, तो ये चेंज हो जाएगा बच्चों +3 के अंदर।
ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और बाकी आपको मिलेगा FeSO4, यहाँ से आपका थ्राइस हो जाएगा और प्लस आपका NO मिलेगा, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ध्यान दो। जैसे बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड की। सोडियम आर्सेनाइड मतलब Na3ASO3, ठीक है, दिस इज सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इट इज ए सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, ध्यान देना इसके नेम से भी। अगर इसके सामने बच्चों हम लोग लेके आते हैं HNO2 एंड तो सीधा जो आंसर क्या मिलेगा, ये सोडियम बच्चों कहाँ जाएगा, यहाँ से HNO2 की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ से तो पहला आपको जो AS जो होगा वो आपका 4 में चला जाएगा, मतलब ये आपको मिल जाता है Na3ASO4 मिल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया है ये, और प्लस आपको यहाँ से मिलेगा NO, ठीक है, और प्लस आपको मिल जाएगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सोडियम आर्सेनाइड बच्चों कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनेट के अंदर, दिस इज आर्सेनेट, ठीक है, AT सोडियम आर्सेनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इसे बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ अदर रिएक्शंस को लेके। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा दैट इज दी रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो जो HNO2 है उसका रिड्यूसिंग नेचर हम लोग समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो हम लोगों ने समझ लिया है। तो रिड्यूसिंग नेचर में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा HNO2 है ये बच्चों क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन को, भाई ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएगा बच्चों, ये किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास से आएगा नेसेंट ऑक्सीजन। तो जब नेसेंट ऑक्सीजन HNO2 से कंबाइन करेगा तो पता है कि HNO2 ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाएगा HNO3 के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब जब HNO2 खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा था तो ये उस समय नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा था और NO में कन्वर्ट हो रहा था और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा था। लेकिन जब ये HNO2 आपको पता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इन बिटवीन आता है, आपको मैंने बताया भी था कि जब किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आता है, जैसे ग्रुप नंबर होता है, तो बेटा वो कैसे एक्ट करता है, वो बेटा आपका रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम कर सकता है। और जिस किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन में मिनिमम आता है तो बच्चों वो आपका ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन को परफॉर्म कराएगा। तो इसका मतलब बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। और जिस किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन आता है मैक्सिमम मिनिमम, जैसे हम बात करते हैं इन बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, तो यहाँ पे पता है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो +3 है। और जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली है इसके जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो ग्रुप नंबर होता है, वो कितना होता है बच्चों, दैट इज +5। और इसका मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम बच्चों होता है ग्रुप नंबर -8, मतलब बेटा यहाँ से मिलेगा आपको -3। तो आपको पता है -3 और +5 इन बिटवीन आपको मिल रहा है +3। तो दैट्स वाई HNO2 बच्चों एक्ट करता है बोथ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से भी। हम लोगों ने अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली हैं, अब बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी। तो HNO2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि HNO2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अब्जॉर्ब करेगा और फिर HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब इसमें इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं वो आपको पता है कि एसिडिफाइड KMnO4 हो गया, एसिडिफाइड K2Cr2 हो गया, कुछ इस तरीके से। तो इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन बच्चों ले लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा पॉइंट आपको ले लेता हूँ मैं, KMnO4, ध्यान दो, इट इज ए एसिडिफाइड KMnO4 है ना। इसके सामने अगर मैं यहाँ पे HNO2 को लेके आऊँगा तो फिर उस केस में यहाँ से आपका रिलीज होगा नेसेंट ऑक्सीजन और वो बच्चों एक्ट करेगा इसके साथ। तो यहाँ से आपको एक आंसर तो फिक्स हो गया है कि जो ऊपर डिस्कस किया HNO3, तो HNO2 बच्चों कन्वर्ट होगा HNO3 के अंदर। अब जो एसिडिफाइड KMnO4 होता है वो तो आपको पता है Mn+2 में ही जाएगा। Mn+2 का मतलब यहाँ से बनाता है MnSO4, एक सॉल्ट बनाता है, और यहाँ से आपको मिलता है Mn+2। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिडिक मीडियम के अंदर जो KMnO4 +7 में रहता है वो बच्चों चेंज होता है +2 के अंदर। एक तो HNO3 मिल गया। बाकी इसका पूरा प्रोसेस बेटा मैकेनिज्म आप देख सकते हो कि KMnO4 K2Cr2 के रिएक्शंस मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे आप लेक्चर को सर्च कर लो, आपको मिलेगा। बाकी यहाँ से जो पोटेशियम प्लस है वो बच्चों जाएगा आपके यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो एसिड है वो आपका H2SO4 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एसिड H+ को मैं H2SO4 मान लेता हूँ। तो यहाँ से फिर आपका जाएगा पोटेशियम रिएक्ट विद सल्फर। तो मैंने आपको वो प्रोसेस बताया पूरा, इसलिए यहाँ पे रटना नहीं है आपको। यहाँ से मिल जाएगा K2SO4
और लिटिल बिट अमाउंट आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने वहाँ पे पूरा बैलेंसिंग करके आपको समझाया था, ठीक है। यस, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सेकंड देख लेंगे, अगर एसिडिफाइड, अगर आपका K2Cr2 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो K2Cr2 फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम, और यहाँ पे आप लेके आ जाओ HNO2, तो आपको डायरेक्ट बड़ा आंसर मिल जाएगा यहाँ से। एक तो आपको सॉल्ट मिलेगा K2SO4, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4। वहाँ पे मैकेनिज्म आपको पूरा पता होगा। और पहले ही स्टेप में जो K2Cr2 नेशेंट ऑक्सीजन निकालता है, जैसे KMnO4 निकालता है, तो यहाँ से ये नेशेंट ऑक्सीजन विल एक्ट विद HNO2, तो HNO2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HNO3 के अंदर, और प्लस आपको एक सॉल्ट और मिल जाता है Cr2SO4 थ्राइस, प्लस आपको यहाँ से मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बैलेंसिंग मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। तो थर्ड रिएक्शन ये बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे ब्रोमीन, हम लोग Br2 की बात करते हैं, तो Br2 बच्चों कन्वर्ट हो जाता है HBr के अंदर, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मिलने वाला है आपको -1, यहाँ पे कितना है 0। तो रिएक्शन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे HNO2 के साथ हम लेके आते हैं ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो यहाँ से फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ये नेशेंट ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा आपको इनके रिएक्शन से। तो ये आपका जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, पहले तो HNO3 मिल जाएगा डायरेक्ट, और बाकी का आपको मिल जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, डी रिएक्शन। अगर बेटा मैं यहाँ पे HNO2 के साथ मैं अगर लेके आता हूँ अमोनिया, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो अमोनिया के साथ जो HNO2 है, ये बच्चों यहाँ पे बनाता है एक इंटरमीडिएट, ठीक है, NH4NO2। ध्यान दो, ये एक बड़ा, दिस इज इंटरमीडिएट, ये एक आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। फिर ये इंटरमीडिएट बच्चों फर्दर आपका यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, 2 नाइट्रोजन है तो N2 गैस आपकी बाहर चली जाएगी, और प्लस आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो N2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स में रिलीज होता है। तो कीप इन माइंड, मैंने आपको डिस्कस पहले भी किया है कि HNO2 के साथ अगर अमोनिया लेके आएंगे, तो फिर यहाँ से बच्चों आपको N2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो उसको रटना नहीं डायरेक्ट, उसको इंटरमीडिएट को ध्यान देना कि ये बनेगा पहले इंटरमीडिएट। अब आपको पता है कि हमारा जो अमोनिया है और जो आपका HNO2 है, यहाँ से अमोनिया के पास बच्चों क्या है, लॉन पेयर। प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट को समझो, तो लॉन पेयर बच्चों क्या, H+ आयन को बेटा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना, ये आपका लेविस बेस की तरीके से काम करेगा। तो ये बच्चों H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा अमोनिया NH4+ के अंदर, आपको पता है NH4+, और यहाँ से आपको मिल रहा है NO2-, तो पता है प्लस माइनस बच्चों आप क्लोज आ जाएंगे, तो सीधा आंसर बन गया NH4NO2। क्या आपको बात समझ में आई? तो हाँ करो। इतना इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंटरमीडिएट के बेस पे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। क्लियर हो गया ये पूरे कॉन्सेप्ट? यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों हम लोग मूव करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉइंट, अगर मैं यूरिया के साथ रिएक्शन कराता हूँ, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, यूरिया के साथ कराता हूँ, या फिर बच्चों हम लोग एलिफिटिक अमाइन, ठीक है, एलिफिटिक अमाइन, या फिर यूरिया के साथ अगर मैं HNO2 की रिएक्शन कराऊंगा, तो फिर वहाँ से आंसर क्या फॉर्म होता है। तो ध्यान दो आप, कीप इन माइंड कि N2 गैस आपकी रिलीज होगी, N2 गैस आपकी डेफिनेट रिलीज होगी, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से HNO2 के साथ यूरिया। यूरिया आपको पता है NH2 C डबल बॉन्डो NH2, ठीक है, दिस इज यूरिया। यूरिया इसके साथ बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो आपको मैंने टिक किया है, एक तो N2 गैस बाहर जाएगी, प्लस आपका CO2 गैस बाहर जाएगी, प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं C2H5NH2, इट इज एलिफिटिक अमाइन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इथाइल अमाइन, बिल्कुल सही। इथाइल अमाइन के साथ अगर बच्चों यहाँ पे आएगा HNO2, तो इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं इस तरीके से HO.NO, इस तरीके से लिखते हैं HNO2 को। अब इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको ब्रेक करके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो आपको फिक्स है कि N2 गैस आपकी बाहर जाएगी, ध्यान रखना, N2 मैंने इसलिए ऊपर लिखा कॉन्सेप्ट को लेके, प्लस आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और बाकी आपका OH पार्ट है यहाँ से, और ये आपका इथाइल वाला पार्ट है यहाँ से, बिकॉज अमोनिया से बच्चों यहाँ से तो आपका N2 गैस डिफाइन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया HNO2 से, तो C2H5 बन जाएगा बच्चों ये OH पार्ट है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा C2H5OH। मतलब आप क्या कर सकते हो, एलिफिटिक अमाइन से एल्कोहल बनाने के लिए भी आप यहाँ पे आप नाइट्रस एसिड का यूज कर सकते हो, तो यहाँ से मिल गया आपको इथाइल एल्कोहल। क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस किया जाता है बच्चों डायोटाइजेशन, ठीक है। तो डायोटाइजेशन ये प्रोसेस समझेंगे।
ठीक है। अब डाइटोजिएशन के अंदर आपको पता है एक एजोबर्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट आपको मिलता है ना, जिसे हम लोग बात करते हैं एक्चुअली जो हमारे एरोमेटिक अमाइन होते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे बच्चों फॉर्म करते हैं डाई एजो कंपाउंड। क्या फॉर्म करते हैं? डाई एजो कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद HNO2। तो रिएक्शन देखेंगे HNO2 के साथ अगर मैं सपोज लेके आता हूँ C6H5, नाउ दिस इज NH2 फॉलोइंग द HCl, ठीक है। C6H5 इट इज ए एनिलीन, बाकी इट इज हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड है। तो यहाँ से बच्चों आपको आंसर मिल जाता है C6H5 एंड डबल बॉन्ड NCl, जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज को करते हैं रिप्रेजेंट, डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम। एजोनियम का मतलब पॉजिटिव होता है, बाकी आपको मिल रहा है क्लोराइड सॉल्ट, प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? तो ये आपकी यहाँ पे स्टेप होती है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रखी है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका जो बेसिक कंपाउंड है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, नाइट्रोजन डबल बॉन्डो, इट इज़ ऑक्सीजन, नाउ इट इज़ हाइड्रोजन, फर्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसका अगर मैं जिसको हम लोग ट्यूटोमर्स बोलते हैं, तो ट्यूटोमर्स फॉर्म भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ट्यूटोमेरिक फॉर्म भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, H नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऊपर इधर, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो आपस में अगर रिलेशन क्या है, ये ट्यूटोमर्स हैं, ठीक है। और ये जब ट्यूटोमर्स हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे इससे एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। तो ये बेटा कंप्लीट हो गया आपका HNO2। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड, नेक्स्ट हेडिंग इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो बेटा इसका एक नाम और कॉल करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा फोर्टिस, ठीक है, ठीक है। और इसका एक्वा फोर्टिस जो लिखा है, इसका बेसिक जो मेन है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग वाटर एंड केमिकल फॉर्मूला इज HNO3। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन में आपको एक सिंपल सा स्टेप है कि आपको ऐसी सॉल्ट लेने हैं जिसके पास NO3 प्रेजेंट हो, है ना। जैसे हम एक्चुअली जो NO3 है उसको बेटा हम लोग एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, ये जो NO3 की बात करते हैं, दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट। पहले आपका नाइट्राइट था, ये आपका नाइट्रेट होता है। अभी क्वेश्चन है कि आपको जो भी कंपाउंड लेने हैं वहाँ पे आपको नाइट्रेट लेना है, ठीक है। वो आपके एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट हो सकते हैं, एक अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट हो सकते हैं, और उसके साथ आपको क्या करना है, एक एसिड को यूज कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे सिंपल सा देखो, मैं सपोज लेके आ रहा हूँ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, है ना, ये आपका सॉलिड होता है क्रिस्टल। इसके साथ बेटा हम फॉलो करने वाले हैं H2SO4, इट इज़ एक्वस। तो सीधा आपको यहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, जहाँ पे सोडियम जाएगा बच्चों सोडियम जाएगा बच्चों किसके साथ, ये जाएगा आपके यहाँ से आपको एक्वस मीडियम का है तो कंप्लीट आयनोएशन आपका होगा, बट स्टेप बाय स्टेप होगा। तो यहाँ पे आपको एक HSO4-1 और H+N, तो आपको HNO3 चाहिए तो वो जाएगा H+ जाएगा NO3- के साथ। तो पहला आंसर मिलेगा आपको HNO3 और प्लस आपको यहाँ से मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, NaHSO4, ये आपको एक्वस मिलेगा और ये भी आपका एक्वस होगा। तो इस स्टेप को समझना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? इसके बाद आप NaNO3 के साथ आप यहाँ पे KNO3 भी ला सकते हो, है ना, उससे भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा, ठीक है, HNO3 का। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि आपने जो नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं बहुत जगह, है ना, तो उसके जगह हम लोग P4O10, ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्टिलेशन के लिए फर्दर यूज कर सकते हैं।
है ना। तो वो इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, बस इस प्रोसेस को ध्यान रखो, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो गया है फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस नाम, सेकेंड प्रोसेस का नाम बच्चों रहता है आपका इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। इलेक्ट्रिक आर्क मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि HNO3 तक आपको पहुँचना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर हम लोग एक्चुअली एयर से, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में एयर का यूज करेंगे। तो एयर से हम लोग क्या करेंगे, N2+O2 को लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करेंगे। N2O2 आपका हाई टेम्परेचर पे डिसोशिएट हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, फिर NO के बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब HNO3 तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ये स्टेप पूरा इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर सबसे पहले N2+O2 पहली स्टेप ध्यान दो। सबसे पहली स्टेप में अंदर क्या होगा कि आपका जो एयर से N2+O2 है, ये हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक आर्क मतलब अराउंड आपको 3000 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO, मतलब ये डिसोशिएट हो जाएंगे आसानी से, और डिसोशिएट होने के बाद यहाँ से मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी क्वेश्चन ये होता है कि जो स्टेप है वो कैसी होता है, यहाँ पे हीट आप सप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली डेल्टा H की वैल्यू कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव। वो कितनी होती है, डेल्टा H समथिंग आता है पॉजिटिव में आता है 43.2 किलो कैलोरी। ध्यान देना, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, एज वेल एज रिवर्सिबल भी होता है। ऐसे हम LC प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एंडोथर्मिक है और फेवर्ड करता है हाई टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू ली चिटेरियर प्रिंसिपल, है ना। तो फिर इसमें अगर हम इसको अगर स्टॉप कर रहे हैं NO का फॉर्मेशन, तो फिर कूलिंग करना पड़ेगा, तो फिर N2+O2 वो कन्वर्ट हो जाएगा इमीडिएटली, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस कैरी ऑन होता है। तो जहाँ पे मैं फिर से अगर यहाँ पे बता पाऊँ, तो आपका जो 2 मोल्स ऑफ NO है, इट इज़ फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO2। ये आपको समझ में आ गया। तो देखो ये आपकी सेकंड स्टेप यहाँ पे हो गई। थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तीसरी स्टेप में क्या होगा कि आपको जो NO2 मिला है, उस NO2 से आपको पास करा देना है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से आप पास कराओगे, तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा HNO3, ठीक है, और प्लस आपको मिल जाएगा पता है HNO2। ये दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे, HNO2 प्लस HNO3 देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, आपको HNO3 यहाँ पे मिल जाएगा बट स्मॉल अमाउंट में होगा। तो जो आपका बाई प्रोडक्ट है HNO2, इसका बेटा फर्दर आप करा दो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका जब ऑक्सीडेशन आप करा दोगे फर्दर, तो ये बेटा कन्वर्ट फिर से हो जाएगा HNO3 के अंदर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि HNO3 में जाएगा और प्लस आपका HNO2 NO में भी जाता है, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ भी HNO3 मिला है, ऊपर भी HNO3 मिला है, तो HNO3 एक्सेस में हो गया। प्लस बाई प्रोडक्ट के अंदर देखो बेटा आपको यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन में क्या मिला है, आपको NO भी मिला है। तो NO देखो ऊपर आपको मिल रहा था मेन रिएक्टेंट के अंदर, देखो ये देखो NO। तो ये जो लास्ट एक्शन है आपको जो करा रहे हो, इसके अंदर आपको NO भी मिल रहा है, तो NO आप फर्दर यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। इसलिए ये जो रिएक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो मिला है बाई प्रोडक्ट में NO, से आप फर्दर यूज कर सकते हो रिएक्शन के अंदर। अरे समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से भी, एक्चुअली इसका नाम होता है वर्कलैंड एडी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस होता है पूरा नाम। उस पर नहीं जाना, आपको इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस को ध्यान रखना है। पहली स्टेप में N2+O2, टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, उसकी प्रॉपर्टी मैंने बता दी रिएक्शन की, एंडोथर्मिक है, ठीक है, रिवर्सिबल भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं NO, क्योंकि सीन क्या है कि कुछ समय बाद आपको इस पहली रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों? आपको बाई प्रोडक्ट में NO मिल गया है, तो भाई हाई टेम्परेचर के लिए आपको ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी रिएक्शन कॉस्टली हो जाएगी, तो उसको स्टॉप करना पड़ता है ना। तो फिर कूलिंग कर देंगे N2+O2, तो इसलिए हम इसको रिवर्सिबिलिटी में लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू LC प्रिंसिपल। हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। तो फिर NO प्लस इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, NO का NO2 मिल जाएगा। NO2 बेटा वाटर मॉलिक्यूल से कराएंगे तो HNO3 प्लस आपको HNO2 मिलेगा। HNO2 बेटा फर्दर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो मिलेगा HNO3 प्लस NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। हो गया समझ में? ये तो आपके हुए ओल्ड मेथड्स, लेबोरेटरी वाला जो बताया मैंने आपको, ठीक है। दूसरा आपको इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। नाउ कम्स मॉडर्न मेथड। अगर हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड की तरफ, तो फिर आंसर किस तरीके से आपका फॉर्म होगा। तो देखो मॉडर्न मेथड में हम लोग किसका यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी का एक नाम होता है, बहुत पॉपुलर नेम है, दिस इज कॉल्ड ओसवाल्ड, OSTWALD, ठीक है। ओसवाल्ड प्रोसेस के नाम से भी ये आपका फेमस है, ओसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, मॉडर्न। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, ये जो अमोनिया है,
उसके साथ हम एयर लेके आते हैं, और एयर को जो हम यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है इट इज़ फ्रॉम द एयर। अमोनिया के साथ हम लोग एयर यूज करते हैं, इसके 4 मोल्स होते हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और यहाँ पे इसके 5 मोल्स होते हैं ऑक्सीजन के। इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉग, प्लेटिनम गॉग की हम प्रेजेंस में कराते हैं। टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, 1100 केल्विन, ध्यान दो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर और ऐसा कैटलिस्ट है। तो यहाँ से बच्चों जो HNO जो अमोनिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों चेंज हो जाता है NO के अंदर। NO आपका ये गैस मिलेगा 4 मोल्स, प्लस आपको मिलेगा 6 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू निकल के आती है वो होती है नेगेटिव, मतलब दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। कैसा होता है? तो उस वाला प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब इसके बाद अभी हम HNO3 पहुँचे नहीं हैं, सिर्फ मैंने अभी NO का फॉर्मेशन किया है। अब वही है क्या दिमाग में आ रहा होगा, सर NO को NO2 में कन्वर्ट कर दो, फिर NO2 को आप फर्दर करके वहाँ पे HNO3 में कन्वर्ट कर दो, सीधा सा स्टेप है। तो फिर क्या करना है, अभी जो आपको NO मिल गया है, तो अब इस NO के साथ हम क्या करेंगे, इसके 2 मोल्स के साथ हम ऑक्सीजन लेके आएंगे। ठीक है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NO2, और ये बेटा गैस है। तो 2 मोल्स ऑफ NO2 यहाँ से आपको देखने को मिल गया है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एयर आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपका एक्सिस में रहेगा, एक्सिस के अंदर रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग NO2 को लेके आते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉलोइंग दी वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है HNO3। तो ये कन्वर्ट हो जाता है HNO3 के अंदर, इट इज़ द एक्वस। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड आपको इस तरीके से मिलता है, जिसमें से कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं लगभग 68.5% इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बाद में इसका हम प्योरीफिकेशन करा लेते हैं। वैसे ओवरऑल प्रोसेस में एक पूरा कंप्लीट, फिर इसमें हम एक्चुअली एक आपका पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, जहाँ पे हम एक कैटलिस्ट टावर लगाते हैं, है ना, फिर हम एक ऑक्सीडेशन चैम्बर लगाते हैं। ठीक है, और HNO3 फिर आपको लगभग 80% के साथ वहाँ से आपको फाइनली मिलता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो पूरे कंप्लीट सिस्टम पे नहीं जाना है, बट आपको स्टेप को ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, HNO3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलेंगे, जहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग रहेगी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जब हम कॉन्सनट्रेटेड HNO3 को बच्चों हम डिजॉल्व करते हैं NO2 के साथ, या फिर आप ऐसे बोलो कि कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ अगर NO2 आपका प्रेजेंट रहता है, तो इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग NO2। दिस इज फ्यूमिंग नॉट NO2, फ्यूमिंग आपका ये एसिड होगा ना, फ्यूमिंग, यस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3। तो फ्यूमिंग HNO3 होता क्या है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर NO2 प्रेजेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो NO2 है वो आपका डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद यहाँ से आपको जो कलर दिखेगा ना फ्यूम का, वो कलर इंपॉर्टेंट है, ब्राउन। तो जो ब्राउन फ्यूम्स आपको मिल रही है ना, बिकॉज ऑफ NO2 मिलती है, बिकॉज NO2 इसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, अगर इसको आपको प्रिपेयर करना है, फॉर्म करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन कराते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ HNO3, ठीक है, विद लिटिल अमाउंट ऑफ स्टार्च के साथ हम लोग डिस्टिलेशन कराते हैं HNO3 का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का। तो यहाँ से आपका जो HNO3 है वो बच्चों आपका रिड्यूस हो जाता है, और ये बच्चों NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये NO2 एक्चुअली HNO3 के साथ ही कंबाइन रहता है, तो यहाँ से आपको ये क्या दिखेगा, फ्यूम दिखेंगे। ठीक है, तो जिसी को जैसे हम बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3, बिकॉज ये आपको जो कलर दिखेगा यहाँ से निकलता हुआ, दिस इज दी ब्राउन फ्यूम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को लेकर कुछ एक दो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपको डिस्कस किया गया है क्वेश्चन में डाइल्यूट HNO3, इसका मतलब है कि ये बेटा 50 to 60% इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका प्रेजेंट है HNO3 का, बाकी आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। ओके, इसके बाद सेकेंड हम पॉइंट पे बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन में। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात करी जा रही है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेगा तो फिर वहाँ पे आपको मिलेगा 98% HNO3। इसका जो वर्ड ना उसका मीन समझो आप। अगर बोलेगा क्वेश्चन में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तो फिर आपको 98% आपको कॉन्सेंट्रेशन HNO3 का मिलेगा, बाकी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत लेस अमाउंट में होगा सॉल्वेंट। और डाइल्यूट बोलेगा तो 50 to 60% आपको देखने को मिलेगा HNO3, है ना। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया रखना पड़ेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन है अभी ये बनता है कि अगर आपको 100% प्योर अगर आपको चाहिए, अगर 100% प्योरिटी के साथ अगर आपको HNO3 चाहिए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो 100% प्योरिटी के लिए आप ये करो कि जो 98% सोल्यूशन HNO3 का आपको मिला है उसको आप क्रिस्टलाइजेशन करा लो, ठीक है। जब क्रिस्टलाइजेशन कराओगे तो क्रिस्टलाइजेशन कराने के बाद फिर इसका मिल्टिंग कर लेना। अरे जो आपको मिला ना HNO3 ये वाला, इसका क्या करना है, सबसे पहले आप क्रिस्टलाइजेशन करा लो और फिर इसका मिल्टिंग करा दो। तो मिल्टिंग प्रोसेस कराने के बाद आपको पूरी तरीके से यहाँ पे 100% प्योरिटी का HNO3 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस HNO3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि HNO3 की कलर के बारे में, ठीक है। ध्यान दो, ये जो HNO3 है ये एक्चुअली में बहुत बार आपको ब्राउन येलो कलर का भी दिखता है, ठीक है। ब्राउन येलो कलर का भी आपको दिखेगा। तो उसके पीछे रीज़न तो आपको पता है कि ब्राउन कलर के पीछे रीज़न आपका फ्यूमिंग HNO3 है ना, NO2 आपका प्रेजेंट रहेगा और कुछ नहीं। फिर वहाँ से उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी भी तरीके से NO2 को हम बाहर निकाल दें तो NO2 को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई एयर पास कराते हैं, या फिर आप मान के चलो तो यहाँ पे हम लेड PbO2, ठीक है, इसका हम यूज कर देते हैं। तो ये बच्चों NO2 को लेके बाहर चला जाता है, ठीक है, आपस सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। तो सीधा फिर आपको मिलेगा यहाँ से HNO3 मिल जाएगा। फिर इसका कलर कैसा होगा, कलरलेस, ठीक है, और ये आपका मिलेगा कलरलेस, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फ्यूमिंग के बारे में रहेगा तो ब्राउन येलो, बाकी आपको इस तरीके से मिलता है कलरलेस। और इसकी जो स्मेल होती है इट इज़ ए पंजेंट स्मेल, इट इज़ हैविंग दी पंजेंट स्मेल, ये पंजेंट स्मेल आपकी होल्ड करेगा। इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो आपका नेगेटिव में होता है ना, उससे आपको इतना ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे आपका जो HNO3 है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ फॉर्म करता है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बच्चों ये फॉर्म करता है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी की वजह से बोलते हैं कि HNO3 वाटर मॉलिक्यूल्स का हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब बस एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाए थे मैंने सोल्यूशन चैप्टर के अंदर, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर एग्जांपल था इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपका HNO3, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम मूव करेंगे। अगर इसको हम HNO3 को सनलाइट के सामने लेके आते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोनिक एनर्जी इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेके आते हैं, 4 मोल्स इसके होते हैं, तो बच्चों डिकम्पोज करता है 4 मोल्स ऑफ NO2, यहाँ पर गैस निकलेगी। और मतलब यहाँ से आपको जो गैस आपको दिखेगी तो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ से प्रॉपर आपको येलो कलर की आपको गैस आपको दिखेगी, प्लस आपको यहाँ से 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे, प्लस आपको मिलता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ से फिर ड्राई एयर अगर मैं पास कराता हूँ थ्रू फ्रॉम दी वार्म HNO3, ठीक है, टेम्परेचर अराउंड 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, तो फिर यहाँ पे येलो कलर आपका डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे कि अगर HNO3 बेटा स्किन के कॉन्टैक्ट में, जैसे आप रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो लैब के अंदर हो, अगर स्किन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये स्किन को बच्चों HNO3 क्या करता है, येलो कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। क्यों करता है, रीजन इज़ वेरी सिंपल, ड्यू टू जेंथोप्रोट्रिक टेस्ट, ठीक है, विद प्रोटीन। तो जो प्रोटीन हमारे स्किन्स में जो भी आपके यहाँ प्रेजेंट होंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको जो लिखा है जेंथोप्रोटिक जो टेस्ट है वो आपका डिफाइन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन है बच्चों वो आपकी कोरोसिव हो जाती है,
एक्सट्रीमली क्रोजिव तो आपको फिर दिखती है येलो कलर के अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे तो इसमें इसके जो कुछ बिहेवियर हैं, जैसे एसिडिक नेचर हो गया, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना होगा। सेकेंड बच्चों बात करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया, इसके बारे में स्टडी करना होगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं तो इसका अपने आप में जो बिहेवियर है, दिस इज द नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है, नाइट्रेटिंग एजेंट। तो ये इस तरीके से कैसे एक्ट करता है उसके बारे में स्टडी करना है। तो HNO3 में 3 इंपॉर्टेंट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, आपका एसिडिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका, और नाइट्रेटिंग एजेंट के तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।